गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के 7 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं, अमित सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। पीएम मोदी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट @नरेंद्र मोदी को बीती रात कुछ मिनट के लिए हैक कर लिया गया। अकाउंट हैक होते ही पीएम तुरंत एक्शन में आया। मामला ट्विटर तक पहुंचा और अकाउंट को तुरंत ही सुरक्षित कर लिया गया। इस बीच पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की गई और बिटकॉइन को मंजूरी देने से जुड़े फर्जी ट्वीट किए गए, लेकिन जल्द ही पीएमओ ने एक्शन लेते हुए पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को सुरक्षित कर लिया और साथ ही पीएम मोदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट @नरेंद्र मोदी से किए गए फर्जी ट्वीट्स को डिलीट भी कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया, जिसके बाद इसकी सूचना ट्विटर को दी गई। आनन फानन में दोबारा अकाउंट सुरक्षित किया गया। फिर पीएमओ ने बिटकॉइन से जुड़े फर्जी ट्वीट को डिलीट किया, जिसमें बिटकॉइन की मंजूरी की बात लिखी गई थी। और इस अहम खबर के बाद अब देखते हैं देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के लिए आज से निशुल्क राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान के तहत 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के रूप में दोगुना मुफ्त राशन मिलेगा। अभियान के तहत लाभार्थियों को सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल के साथ अब चना, तेल और नमक भी मिलेगा। सरकार की योजना का सीधा फायदा अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। यूपी में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा इकाइयां और पात्र घरेलू कार्ड धारकों की 13 करोड़ 41 लाख से ज्यादा इकाइयां हैं। गरीबों, मजदूरों और किसानों की मदद के लिए शुरू हो रहे इस अभियान की निगरानी अधिकारियों के साथ साथ सांसद और विधायक भी करेंगे। देश में अब तक का ये सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। कोविड महामारी के दौर में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो रही थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को अयोध्या में राज्य सरकार की ओर से होली तक बढ़ा दिया था। इसके बाद से यूपी के पात्र कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी के पंजाब लोक कांग्रेस के 10 जिला अध्यक्षों और 3 प्रवक्ताओं की कल नियुक्ति कर दी। पंजाब लोक कांग्रेस के महासचिव कमल सैनी के मुताबिक जिन लोगों को प्रवक्ता का प्रभाव दिया गया है, उनमें प्रीतपाल सिंह बल्लीवाल, प्रिंस खुल्लर और संदीप गोरसी शामिल हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कमल सैनी को भी कल पार्टी का महासचिव घोषित किया था। कमल सैनी पंजाब सहकारिता कृषि विकास बैंक के चेयरमैन थे। बीते दिनों पंजाब में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने की घोषणा की थी। साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन की बात भी कही थी। तेजस्वी यादव की शादी को लेकर लालू परिवार में संग्राम शुरू हो गया है। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने पहले अपने भांजे की शादी पर सवाल उठाए, इसके बाद भांजा भांजी ने पलटवार कर जवाब दिया। साधु यादव को कंस मामा तक कह डाला और मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दे डाली। भांजा भांजी के जवाब से तिलमिलाए और तेजस्वी यादव की शादी से गुस्साए मामा साधु यादव ने अब एक कदम आगे बढ़ते हुए लालू और उनके परिवार को चेतावनी दे डाली। साधु प्रसाद यादव ने कहा कि अगर लालू प्रसाद और अपनी बहन राबड़ी देवी ने बेटों को नहीं संभाला तो गंभीर परिणाम होंगे। सारा संघर्ष हमने साथ में किया है और उनके बाल बच्चा अब हमको नीचा दिखाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या? हम चुप बैठेंगे क्या? हमको दिया क्या है, कौन क्या दिया है? मैं एक वर्कर था, वर्कर हूँ, वर्कर रहेंगे चाहे जहाँ भी रहे। लेकिन इस तरह का अगर बाल बच्चा को कंट्रोल अगर लालू प्रसाद जी नहीं करेंगे या बहन जी नहीं करेंगी तो परिणाम बुरा होगा, ऐसा बुरा होगा कि फिर दुनिया देखेगा। इसके साथ ही साधु प्रसाद यादव ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि लालू परिवार 10-12 साल से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। ये लोग हमको 10-12 साल से ये लोग प्रताड़ना कर रहा है, हमको मानसिक टॉर्चर कर रहा है हमको ये लोगों ने, जबकि ये लोगों का करतूत, काली करतूत सब पूरा देश और दुनिया देख रहा है, जान रहा है। तुमको जहां शादी ब्याह करना है करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तू लोग अपना गलती दूसरे के माथा पर क्यों थोपते हो? आरजेडी प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने अपनी दोस्त से शादी की है। लड़की के अलग धर्म का होने की वजह से साधु यादव ने कुल खानदान की मर्यादा खराब करने का आरोप लगाया था।
जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को यातायात के लिए दोबारा खोल दिया गया है। इस सड़क पर बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से ये सड़क करीब एक हफ्ते से बंद थी। बहुत ही वाइटल मतलब हमारे लिए रूट है ये, मतलब कश्मीर को टच करने के लिए। तो इसमें शॉर्टेस्ट मतलब यहीं है, श्रीनगर से श्रीनगर को अप्रोच करने के लिए हमें यहाँ के लोग काफ़ी मतलब हॉस्पिटल की काफ़ी सुविधा है यहाँ इस साइड में, तो उस वजह से लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये। तो इसमें जुड़ा हुआ है उससे मतलब उसका भी बड़ा बेनिफिट होगा लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोड खुली रहेगी अगर, तो कोशिश यही होगी हमारी कि थोड़ी छोटी मोटी बर्फ पड़ेगी तो उसको उठाते रहे। छोटे यात्री वाहनों को भी आने जाने की अनुमति आधिकारिक रूप से दे दी गई है। मुगल रोड पर यातायात दोबारा शुरू होने से पुंछ और राजौरी जिले के लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि दोनों जिले कश्मीर के साथ संपर्क के लिए इसी सड़क पर निर्भर हैं। ये मुगल रोड जो है हमारी राजौरी पुंछ की मतलब लाइफलाइन है एक किस्म की। तो यहाँ क्योंकि जो फैसिलिटीज हमारे कश्मीर में मिलती हैं हमें, वो तो कहीं मतलब आगे पीछे नहीं मिल सकती हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर लिहाज से मतलब ये हमारी एक लाइफलाइन है, ये वाइटल मतलब ये पार्ट प्ले करती है ये रोड, तो इसलिए ये खोलना बहुत जरूरी था मतलब ये हमारे लिए। ऐतिहासिक मुगल रोड इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे तब और ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब अलग अलग कारणों से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद हो जाता है। दक्षिण कश्मीर में शोपिया के हीरपोरा और पुंछ जिले के बफलियास के बीच के हिस्से की सड़क को मुगल रोड के नाम से जाना जाता है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना की कथित तौर पर दुबई से चुराई गई घड़ी असम के शिवसागर जिले से कल बरामद कर ली गई। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दुबई में एक कंपनी में सिक्योरिटी स्टाफ में तैनात था और ये कंपनी अर्जेंटीना के दिवंगत फुटबॉलर के सामान का संरक्षण कर रही थी। आरोपी पर उस तिजोरी का सामान चुराने का शक था जिसमें कीमती हुबोल्ट घड़ी भी रखी गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कंपनी में कुछ दिन काम करने के बाद अगस्त में असम लौट आया था। उसने अपने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली थी। घड़ी गायब होने का पता चलने पर कंपनी ने जब शिकायत दर्ज कराई तो दुबई पुलिस ने आरोपी के बारे में भारत को सूचना दी, जिसके बाद असम पुलिस हरकत में आई। Statement of one accused and everything will come out during the course of investigation. This is the single watch belongs to the legend himself. आरोपी को सुबह 4 बजे उसके आवास से गिरफ्तार किया गया और घड़ी बरामद कर ली गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दिग्गज माराडोना की घड़ी बरामद करने के लिए इस ऑपरेशन में दोनों देशों के पुलिस बलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समन्वय स्थापित किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। माराडोना का पिछले साल 25 नवंबर को 60 साल की उम्र में निधन हो गया था। 1971 की लड़ाई में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था, आज देश के जिन अलग अलग म्यूजियम में ये हथियार रखे हैं, इन सभी को दिल्ली लाया गया है। इन हथियारों को 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर आयोजित प्रदर्शनी में देखा जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडिया गेट पर 2 दिवसीय स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन करेंगे, जहां इन हथियारों को प्रदर्शित किया जाएगा। हथियारों के साथ प्रदर्शनी में कई अन्य तरह के उपकरण भी देखने को मिलेंगे, जो 1971 के युद्ध में बेहद कारगर साबित हुए थे। 1971 की लड़ाई में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के समापन समारोह में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। साथ ही बांग्लादेश से आए कई गणमान्य भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। पिछले महीने 24 नवंबर को भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल पूरे हुए थे। सरहद पर बढ़ते खतरों के मद्देनजर भारत की रक्षा तैयारियां लगातार मजबूत हो रही हैं। भारत ने शनिवार को हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण सभी मायनों में कामयाब रहा और मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत बनाते हुए लंबी दूरी के बम और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के बाद हाल के दिनों में परीक्षण किए जाने वाले स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियारों की श्रृंखला में ये तीसरी मिसाइल है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इस मिसाइल की रिलीज मैकेनिज्म, एडवांस गाइडेंस सिस्टम, ट्रैकिंग एल्गोरिदम और एकीकृत सॉफ्टवेयर ने परीक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया। ट्रैकिंग सिस्टम ने मिशन से जुड़ी सटीक निगरानी की। ये मिसाइल एक अत्याधुनिक MMW तकनीक से लैस है, जो सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए हाई प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करती है। ये मिसाइल 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को नष्ट करने की काबिलियत रखती है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र, DRDO और उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन और तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिशन से जुड़ी टीम को बधाई दी है।
देश में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में एक और शख्स में नई वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ये शख्स जिम्बाब्वे से लौटा है और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब राजधानी दिल्ली में अब तक 2 केस मिल चुके हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शख्स को एलएनजेपी में भर्ती कराया गया है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में नाइजीरिया से आए 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 14 साल की एक लड़की और 9 साल का एक लड़का है। दोनों भाई बहन हैं। बच्चों के सैंपल्स लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। देर रात को 9 को रिपोर्ट आई है, उसमें वो पॉजिटिव आए थे। वहीं जब रिपोर्ट के बाद में छोटे भाई का भी उसका टेस्ट किया गया तो उसका भी टेस्ट आज पॉजिटिव आया है। ऐसे 2 नाइजीरियन फ्लायर्स हैं जो पॉजिटिव आए हैं और एनसीडीसी दिल्ली हमारे यहाँ से सभी पॉजिटिव सैंपल्स भेजे जाते हैं और इनकी रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चलेगा कि कौन से वेरिएंट के हैं। वहीं अगर बात करें तो अब तक देश में 33 ओमाइक्रॉन के केस मिल चुके हैं। ओमाइक्रॉन का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां अब तक 17 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद वहां 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू है। और अब वक्त है आपके काम की खबरों का, तो देखिए खबरें आपके काम की। अगर आपका भी बैंक से जुड़ा कोई काम पेंडिंग है तो उसे 2 दिनों के अंदर ही निपटा लीजिए, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में बैंक 3 से 4 दिन तक बंद रहने वाले हैं। दरअसल 16 और 17 दिसंबर को बैंकों की हड़ताल रहेगी। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान सभी ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई सर्विस काम करेगी। वहीं 18 दिसंबर को यू सोसो थाम की पुण्यतिथि है, जिस वजह से बैंक बंद रहेंगे। देश में बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिली है। देश में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट देखने को मिली है। बिनौला और मूंगफली के भाव में गिरावट के चलते तेल की कीमतें कम हुई हैं। इसके अलावा सोयाबीन और पाम तेल समेत कई खाद्य तेल सस्ते हो गए हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी एसईए का कहना है कि आने वाले महीने में तेल तिलहन की कीमतों में प्रति लीटर 3 से 4 रुपए तक दाम घट सकते हैं, क्योंकि खेतों से तिलहन की फसल निकलेगी और पेराई का नया सीजन शुरू होगा। अगर आप भी पीएफ खाता धारक हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। दरअसल ईपीएफओ ने सभी खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तक तय की गई है। अगर नॉमिनी नहीं जोड़ा तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईपीएफओ की यह कवायद पीएफ खाता धारकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अगर पीएफ खाता धारकों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने के लिए उन्हें बीमा और पेंशन जैसे लाभ मिल जाते हैं। अगर कोई खाता धारक नॉमिनी नहीं करता है तो वह अपने पीएफ अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। ईपीएफओ ने साथ में ये भी सुविधा दी है कि खाता धारक जितनी बार चाहे नॉमिनी बदल सकते हैं। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदों को बारीकी से बताएंगे। पीएमओ ने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत कमर्शियल बैंकों में सभी तरह के अकाउंट्स मसलन सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रेकरिंग आते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक कोऑपरेटिव बैंकों में डिपॉजिट को भी कवर करता है। एक बड़े सुधार के तहत सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। और अब बात यूपी की सियासत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के मद्देनजर 19 दिसंबर से बीजेपी प्रदेश में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यह यात्रा यूपी के सभी क्षेत्रों से निकाली जाएगी। 19 दिसंबर को अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से करेंगे। 19 को ही कानपुर क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिठूर से करेंगे। 20 दिसंबर को काशी क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत होगी। बाकी अन्य यात्राओं को लेकर अभी भी मंथन जारी है। तो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और अब जन विश्वास यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की तमाम योजनाओं, सरकार के कामों को बताया और गिनाया जा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन करने जा रही है। ये रैली सुबह 11 बजे जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में होगी। रैली में करीब 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
जयपुर पहुंचेंगे। दोनों नेता रैली को संबोधित भी करेंगे। हालांकि सोनिया गांधी की रैली में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं हो पाई है, सस्पेंस बना हुआ है। इस रैली में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता भाग लेने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। रैली में कांग्रेस शासित प्रदेशों के राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। तो महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने के लिए राजस्थान में आज कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें 2 लाख लोगों के जमा होने की उम्मीद है। सब जगह महंगाई इतनी भयंकर हो गई कि लोग त्रस्त थे। इतने स्वाभाविक है जब मुद्दा वो बनता है जो पब्लिक जहन में पहले से ही है, तो उसी टाइम रेस्पॉन्स मिलता है। आज पूरे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स मिल रहा है। कल आप देखेंगे कि बहुत भयंकर तरीके से लोग उत्साह के साथ में लोग जब जयपुर प्रवेश करेंगे। एनडीए गवर्नमेंट की पतन की शुरुआत की रैली कल होगी। अगला चुनाव हम कैसे जीते हैं उसकी शुरुआती रैली भी कल ही होगी। और कुन्नूर हादसे में जान गंवाने वाले बाकी के जवानों की भी डीएनए टेस्टिंग से पहचान हो गई है। आज सभी के शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। नायक बी साई तेजा का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के सेना के अस्पताल से आंध्र प्रदेश के चित्तूर ले जाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लांस नायक बी साई तेजा के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर डीएनए टेस्टिंग के बाद उनके परिवारजनों के पास पहुंच रहे हैं। लांस नायक बी साई तेजा का शरीर भी चित्तूर ले जाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन 2 तस्वीरों ने पूरे देश की आंखें नम कर दी हैं। एक तस्वीर आगरा की है, दूसरी तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू की है। आगरा में शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तो उनके 9 साल के बेटे ने सैल्यूट किया। एयरफोर्स की वर्दी वाली उनकी कैप उठाकर पहन ली। झुंझुनू में शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की पत्नी यशवनी ने अपने शहीद पति को मुखाग्नि दी और मुखाग्नि देने के बाद उन्होंने आई लव यू कहा। बच्चों के पिता का साया छीना, पत्नी से 7 जन्म साथ का वादा निभाने वाले पति को छीना, माँ बाप से इकलौता बेटा छीना, 4 बहनों का इकलौता भाई छीना। हर शहीद के परिवार में उस दर्द की यही कहानी है, जो दर्द शहीदों के परिवार बयान नहीं कर पाते, बस सहन कर जाते। अब ये तस्वीरें देखिए, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की जलती चिता के सामने उसकी चीखती पत्नी। केवल 3 शब्द और एक एक शब्द में प्यार और जुदाई की वो कहानी जिसे बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए तो देश कर्जदार है इन शहीदों का, इन शहीदों के परिवारों का। जब शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर राजस्थान के झुंझुनू में उनके घर पहुंचा तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ भारत माता की जयकार हो रही थी, वीर शहीद अमर रहे के नारे लग रहे थे। जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप भी उसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर भी वेलिंगटन से लाया गया। केरल के पलक्कड़ के रहने वाले शहीद प्रदीप को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए
लोगों का सैलाब उमड़ा है। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद लांस नायक बी साई तेजा का पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया गया। पार्थिव शरीर के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एयरफोर्स और सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। शहीद बी साई तेजा अपने पीछे पत्नी और 5 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा। पार्थिव शरीर के भुवनेश्वर पहुंचने पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अगली बड़ी खबर पटना से है। पटना में एक सरकारी अफसर के घर जब विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रेड के दौरान अफसर के घर से इतनी दौलत मिली कि विजिलेंस टीम के होश उड़ गए। देखिए। 500 के नोट, बेहिसाब सोना। अपने टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ 500 के हरे हरे नोटों की गड्डियों से भरा सूटकेस है तो दूसरी तरफ बेहिसाब सोना। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर आप नोट गिनने बैठे तो शायद पूरा दिन लग जाए, फिर भी आप आसानी से ये रकम गिन नहीं पाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। इतनी रकम आई कहां से? ये खजाना आखिर किसने दबा रखा था? इन सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। दरअसल विजिलेंस विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना सिटी में दीपक कुमार शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की। 8 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस रेड में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, बेहिसाब ज्वेलरी, कीमती सामान, बैंक खातों की पासबुक, कई क्रेडिट कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेज समेत तमाम चीजें विजिलेंस विभाग की टीम ने बरामद की। छापेमारी में जब्त की गई ज्वेलरी की कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। दीपक कुमार शर्मा हाजीपुर में लेबर इन्फोर्समेंट अफसर हैं और इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही थी। इससे पहले दीपक कुमार की 1 करोड़ से ज्यादा की नाजायज संपत्ति भी बरामद की गई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब आगे कार्रवाई की गई तो दीपक कुमार के पटना स्थित आवास पर इतनी बड़ी रकम और बरामद की गई। दीपक कुमार श्रम परिवर्तन पदाधिकारी हाजीपुर में है। इनके विरुद्ध जांच चल रही थी। जांच में इनके विरुद्ध 1 करोड़ 6 लाख से अधिक संपत्ति नाजायज पाया गया, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके बाद आज सर्च का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें करीब लगभग 2.25 करोड़ रुपया नगद, ज्वेलरी, पासबुक, डीड, बहुत सारे चीज बरामद हुए हैं, जिसका अभी हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, अभी गिनती कर रहे हैं। दीपक कुमार के घर छापेमारी करीब 8 घंटे तक चली और काली कमाई का खुलासा करने पहुंची जांच टीम को इन सभी सामानों की लिस्ट बनाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया ये भी जा रहा है कि दीपक कुमार शर्मा हाजीपुर के पहले कैमूर में पोस्टेड थे और तब उन्हें मजिस्ट्रेट बनाकर चेक पोस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अपने पद और रुतबे का गलत इस्तेमाल करते हुए दीपक कुमार ने ये रकम जमा की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और पटना की इस रिपोर्ट के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। जल्द लौटते हैं।